हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टार्टिंग किए थे और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने टेस्टिस के बारे में डिटेल में देख लिया था। और टेस्टिस की जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके क्या फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये हम लोगों ने डील कर लिया था। उसके बाद हमने कुछ एसेसरी डक्ट्स की बात की थी, सहायक नलिकाओं की बात की थी। तो सहायक नलिकाओं के बाद जो है हमने कुछ एसेसरी ग्लैंड्स की, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात की थी, सहायक ग्रंथियों की बात की थी। सहायक ग्रंथियों के साथ साथ जो है हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, शुक्राणु जनन की बात की थी। और ये जो शुक्राणु जनन है इसके हार्मोनल रेगुलेशन क्या हैं, इस स्पर्मेटोजेनेसिस के हार्मोनल रेगुलेशन क्या हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी पिछले टर्न पे। अब हमें क्या करना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो नर जनन तंत्र है इसका सबसे आखिरी पार्ट आज मैं डिस्कस करूंगा और इसी के साथ हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो जो सबसे आखिरी पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ये सबसे लास्ट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य जनेंद्रियां। बाह्य जनेंद्रियां। तो अगर हम लोग देखें तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया ये वो पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो कि इंसेमिनेशन में हेल्प करेगा। अगर हम लोग मेल्स की बात करें, पुरुषों की बात करें, तो पुरुषों के अंदर जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है उसे हम लोग पेनिस कहते हैं। तो पेनिस जो होता है इट इज द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो पेनिस है इसे हम लोग सिस्न कहते हैं। और ये सिस्न जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का काम करता है। और ये जो सिस्न है, ये जो पेनिस है, इस पेनिस का काम क्या होता है, इंसेमिनेशन। ये इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। इंसेमिनेशन की बात अगर मैं करूं तो मैं इसे हिंदी में वीर्य सेचन कहता हूं। हिंदी में इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। ये वीर्य सेचन है क्या, इंसेमिनेशन है क्या, तो जरा ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रहा हूं कि ट्रांसफर ऑफ सीमेन। सीमेन का मतलब है वीर्य। वीर्य जो होता है इसके अंदर स्पर्मेटोजोआ होते हैं। साथ ही साथ मैंने बताया था इसके अंदर बहुत सारे लुब्रिकेंट्स होते हैं जो स्नेहन प्रदान करते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ सीमेन या ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटोजोआ इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है या फिर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है, इसके अंदर, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर ऑफ स्पर्मेटोजोआ क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन या फिर वीर्य सेचन कहलाता है। तो हमने ये कहा है कि जनरली जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, जो बाह्य जनेंद्रियां हैं मेल्स के अंदर, वो कौन बनाएगा, पेनिस बनाएगा। और ये जो पेनिस है इसे हम लोग शिश्न कहते हैं। और ये पेनिस किसमें हेल्प कर रहा है, इंसेमिनेशन में हेल्प कर रहा है, मतलब वीर्य सेचन में वीर्य सेचन करवाने का कार्य कर रहा है। मतलब सीमेन को अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर करना है तो उसमें मेन काम किसका होगा, इस पेनिस का होगा। इस पेनिस की अगर खास बात मैं देखूं तो ये पेनिस जो है कुछ स्पेशल टाइप के इरेक्टाइल टिश्यू से मिलके बना हुआ है। ये कुछ स्पेशल टाइप के इरेक्टाइल टिश्यू से मिलके बना हुआ है। और ये जो स्पेशल टाइप के इरेक्टाइल टिश्यू हैं जिन्हें हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं स्तंभन उतक। स्तंभन उतक। तो मैंने यहां पे ये कहा है कि ये जो पेनिस है ये कुछ स्पेशल टाइप के इरेक्टाइल टिश्यू से बना है, स्तंभन उतक से मिलके बना हुआ है। और ये जो इरेक्टाइल टिश्यू हैं, अगर मैं इनका नाम लिखूं तो टोटल 3 इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, लेकिन ये 2 टाइप के होते हैं। एक का मैं नाम लिखूंगा जिसे कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, एक को हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक होता है जिसे कहते हैं कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। ये दोनों ही रॉड लाइक टिश्यू होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। और स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करते हैं, एक्साइटेशन के टाइम पे, उत्तेजना के समय मेल्स के अंदर ये टिश्यू ब्लड से भर जाते हैं। और जब ब्लड से ये टिश्यू भर जाएंगे तो ऐसे केस में पेनिस का इरेक्शन होगा, पेनाइल इरेक्शन होगा, जिसे हम लोग कहते हैं कि सिस्न का स्तंभन होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पेनिस जो है ये कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू से मिलकर बना हुआ
हुआ है, और ये स्पेशल विशेष प्रकार के टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, स्तंभन ऊतक या फिर इरेक्टाइल टिश्यू। और ये इरेक्टाइल टिश्यू कितने हैं, टोटल 3 होंगे, जिसमें से 2 क्या होंगे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और एक क्या होगा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम होगा। जरा ध्यान से देखो मेरे भाई, मैंने ये बताया था कि जनरली ये वाला जो हिस्सा मुझे दिखाई दे रहा है ये टेस्टिस है। टेस्टिस से बहुत सारी डक्ट्स निकलती हैं, और सबसे लास्ट में ये मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस से क्या निकलता है, वास डिफरेंस, और ये वास डिफरेंस लूप करके आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर को इस तरीके से। इस तरीके से ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या बना रहा है, वास डिफरेंस लूप बना रहा है। ये इधर का टेस्टिस हो गया, और ये वास डिफरेंस इस तरीके से लूप बना रहा है। यहां पे हमें एक ग्लैंड भी दिखाई दे रही है, ये जो ब्लू कलर की मुझे जो पेयर्ड ग्लैंड दिखाई दे रही है, हमने रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में डिस्कस किया था कि ये जो ब्लू कलर की ग्लैंड है इसे सेमिनल वेसाइकिल कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है इसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ये जो हिस्सा मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा क्या कहलाता है, यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। अब इस यूरिनरी ब्लैडर से देखोगे तो यहां पे यूरिथ्रा निकल रहा है। इस यूरिनरी ब्लैडर से क्या निकल रहा है, यहां पे यूरिथ्रा निकल रहा है, ये यूरिथ्रा वाला पार्ट है। अब ये जो यूरिथ्रा वाला पार्ट है ये आगे देखो एक पोर्शन में खुल रहा है, और ये जो पोर्शन में दिखा रहा हूं इसे मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं कि जनरली ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेनिस कहते हैं। और ये जो पेनिस है ये जनरली जो है कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू से मिलके बना है, जिसे हमने इरेक्टाइल टिश्यू कहा है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो अब ये क्या है, ये जो रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं ये है क्या, पेनिस है। ये जो रेड कलर से मैंने यहां पे मार्क किया है एक्चुअली में ये क्या है, पेनिस है। और इस पेनिस को जरा ध्यान से अगर तुम देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा कि इसका जो एंटीरियर पोर्शन है, इस पेनिस का जो एंटीरियर पोर्शन है ये कैसा है, एनलार्ज है। इस पेनिस का जो इंटीरियर पोर्शन है ये कैसा है, एनलार्ज है। अगर मैं इस एंटीरियर पोर्शन को देखूं, ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन कैसा है, एनलार्ज है। और ये जो एनलार्ज पोर्शन होता है पेनिस का, ये वाला हिस्सा, इसे हम लोग कहते हैं ग्लांस पेनिस। इसे हम लोग क्या कहेंगे, ग्लांस पेनिस कहेंगे। तो ग्लांस पेनिस जो होता है इट इज द एनलार्ज्ड पोर्शन ऑफ द पेनिस, जो कि एंटीरियर पोजीशन पे प्रेजेंट है। दूसरी चीज, यहां से यहां तक का जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं साफ्ट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, साफ्ट, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पेनाइल साफ्ट। तो ये वाला हिस्सा पेनाइल साफ्ट है, और जो इसका एनलार्ज पोर्शन है जहां पे स्वेलिंग होती है एंटीरियर पोजीशन पे, ये जो एंटीरियर पोजीशन मुझे दिखाई दे रहा है, ये जो स्वेल्ड पार्ट मुझे दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। अब जरा ध्यान से समझो कि ये जो ग्लांस पेनिस है, ये जो ग्लांस पेनिस है ये कुछ लूज फोल्ड से क्या होता है, सराउंडेड होता है। इस ग्लांस पेनिस को अगर हम लोग देखें तो ये ग्लांस पेनिस के ऊपर देखो एक लूज फोल्ड है, और ये जो लूज फोल्ड है, ये जो ढीली त्वचा है, इस ढीली त्वचा को हम लोग क्या कहते हैं, फोर स्किन कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहेंगे, फोर स्किन कहेंगे, या फिर इसी को क्या कहते हैं, प्रीप्यूस कहते हैं। इसी को फोर स्किन कहेंगे या फिर क्या कहेंगे, प्रीप्यूस कहेंगे। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये जो पेनिस है, इस पेनिस में अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे लेटरल साइड में जो स्पॉन्जी टिश्यू दिखाई देंगे, ये ग्रीन कलर से जो स्पॉन्जी टिश्यू दिखाई दे रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और ये जो ग्लांस पेनिस है, ये ग्लांस पेनिस जो कि बल्ज आउट है, थोड़ा सा बल्ब लाइक है, और ये थोड़ा सा एनलार्ज है, ये जो स्वेल्ड पार्ट है, ये जनरली जो टिश्यू बनाएगा, इस टिश्यू को हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। तो ग्लांस पेनिस वाला हिस्सा किसका बना है, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम का बना है। ये लेटरल साइड में दो ग्रीन कलर के टिश्यू दिखाई दे रहे हैं, इसे क्या कहेंगे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहेंगे। और इस पेनिस को मैंने येलो कलर से दिखाया है कि कुछ लूज फोल्ड से ये क्या होती है, सराउंडेड होती है। और ये जो लूज फोल्ड है, ये जो ढीली स्किन है, इसे हम लोग फोर स्किन या फिर क्या कहते हैं, प्रीप्यूस कहते हैं, या फिर इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अग्रछद।
इसी को हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं, अग्रछद कह सकते हैं, फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस कह सकते हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जनरली एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का काम कौन करेगा, मेल्स के अंदर पेनिस करेगा, जिसे मैं सिस्न कह रहा हूं। और ये पेनिस जो है ये फेवर करेगा इंसेमिनेशन को, ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हेल्प करेगा। दूसरा ये कुछ इरेक्टाइल टिश्यू का बना है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। मुझे समझ में ये आ रहा है कि इसका जो डॉर्सल साइड है पेनिस का, यहां पे लेटरल पोर्शन पे मुझे ग्रीन कलर के दो रॉड लाइक टिश्यू दिखाई दे रहे हैं। इन टिश्यू को हमने कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहा है। और ये जो एनलार्ज पोर्शन है पेनिस का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस। और ये पूरा पेनिस जो है एक लूज फोल्ड से सराउंडेड है। इस लूज फोल्ड को हम लोग फोर स्किन कहते हैं या फिर प्रीप्यूस कहते हैं। और इस ग्लांस पेनिस के ऊपर का हिस्सा मैंने क्या कहा है, ये पेनाइल शाफ्ट है। ये क्या है, पेनाइल शाफ्ट है। तो मुझे ये चीज समझ में आ गया। अब होता क्या है एक्साइटेशन के टाइम पे, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ड्यूरिंग एक्साइटेशन, एक्साइटेशन के टाइम पे, उत्तेजना के समय, एक्साइटेशन के टाइम पे, उत्तेजना के समय होता क्या है कि ये जो टिश्यू हैं दैट गेट फिल्ड विथ ब्लड, दैट गेट फिल्ड विथ ब्लड, ये रक्त से भर जाते हैं, दैट गेट फिल्ड विथ ब्लड। तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि एक्साइटेशन के टाइम पे क्या होता है कि ये जो स्पॉन्जी टिश्यू हैं इसके अंदर क्या भर जाता है, ब्लड भर जाता है। और जब रक्त भर जाएगा, ब्लड फिल हो जाएगा, तो ऐसे केस में इरेक्शन होता है किसका, पेनिस का। और ये जो पेनिस का इरेक्शन है, इसका सिंपली मतलब ये है हार्डनिंग ऑफ पेनिस। सिंपली इसका मतलब क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ पेनिस। तो पेनिस का हार्ड होना दैट इज कॉल्ड इरेक्शन। और ये इरेक्शन ऑफ पेनिस, ये जिसे मैंने सिस्न का स्तंभन कहा है, सिस्न स्तंभन, इसे हम लोग कहते हैं सिस्न स्तंभन या फिर इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो ये पेनाइल इरेक्शन एक वेस्कुलर फिनोमिना है। वेस्कुलर फिनोमिना का मतलब ये एक संवहनी घटना है। संवहनी घटना का मतलब ये है, वेस्कुलर फिनोमिना का मतलब ये है कि जनरली ये जो ब्लड है ये जब टिश्यूज के अंदर भरेगा, इन स्पॉन्जी टिश्यू के अंदर, तो ऐसे केस में पेनाइल इरेक्शन होगा, पेनिस का इरेक्शन होगा, दैट इज कॉल्ड हार्डनिंग ऑफ पेनिस। और ये पेनिस मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है और यही हेल्प करेगा किसमें, इंसेमिनेशन में। ये बात हमें समझ में आ गई। तो जनरली इरेक्शन ऑफ पेनिस इज अ वेस्कुलर फिनोमिना। वेस्कुलर फिनोमिना मतलब ये एक संवहनी घटना है। और वेस्कुलर फिनोमिना है तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि जनरली एक्साइटेशन के टाइम में ये टिश्यूज जो हैं ये ब्लड से क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। तो मुझे यहां तक की बात समझ में आ गई कि जनरली ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है क्या, और ये पेनिस ही क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का काम करता है। अब मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं कि ये जो ग्लांस पेनिस होता है, जो कि एनलार्ज पोर्शन है किसका, पेनिस का, ये जो ग्लांस पेनिस है, इट इज द मोस्ट एक्साइटेटरी एंड सेंसिटिव पार्ट। ये सबसे ज्यादा मेल्स के अंदर जो सबसे ज्यादा एक्साइटेटरी पार्ट होता है, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है, वो कौन सा होता है, ग्लांस पेनिस। अगर ग्लांस पेनिस देखा जाए तो मेल के अंदर एक्साइटेटरी पार्ट है, सेंसिटिव पार्ट है, लेकिन फीमेल्स के अंदर देखोगे तो क्लाइटोरिस इज द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट एंड इट इज द मोस्ट एक्साइटेटरी पार्ट इन द फीमेल। तो फीमेल के अंदर सबसे ज्यादा एक्साइटेटरी पार्ट जो सेंसिटिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है, क्लाइटोरिस होता है। मेल्स के अंदर क्या होता है, ये ग्लांस पेनिस जो है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो मैं ये कह सकता हूं मेल के केस में ग्लांस पेनिस और फीमेल के केस में क्लाइटोरिस, ये दोनों ही एनालॉगस हैं। एनालॉगस का मतलब इन दोनों का फंक्शन लगभग सेम है, दोनों ही एक्साइटेटरी ऑर्गन हैं, दोनों ही कैसे हैं, सेंसिटिव हैं। और इसी के साथ हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, खत्म होता है। तो इस चीज को एक बार फिर से अगर रीएम्फेसाइज करूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जनरली एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में जो मेन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का काम करेगा वो कौन है, पेनिस है। इसीलिए पेनिस को हम लोग जो है मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं। मैथुन अंग का काम करता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन का काम करता है ये पेनिस।
और इसी के साथ जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, खत्म होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हमने 4 पार्ट देखे थे। पहला था टेस्टिस, जिसे वृषण कहा था, अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। लेकिन ये एब्डोमिनल कैविटी से क्या हो जाता है, डिसेंड कर जाता है। इसके डिसेंडेशन की एबनॉर्मेलिटी को डिस्कस किया था हमने। टेस्टिस के बाद जो है हमने देखा था कि कुछ एसेसरी डक्ट्स थी, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, वासा इफ्रेंसिया, रेटे टेस्टिस। उसके बाद हमने कुछ एसेसरी ग्लैंड्स की बात की थी, सहायक ग्रंथियों की बात की थी, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की बात की थी, जिसमें से सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की हमने सिक्रीशंस देखे थे, जो कि सेमिनल प्लाज्मा क्या क्या चीजों से मिलके बना है ये देखा था। स्पर्मेटोजोआ जो है किस मीडियम में सर्वाइव करता है, कहां पे सर्वाइव नहीं करता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने गैमेटोजेनेसिस देखी, शुक्राणु जनन देखा, जिसे हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और हमने इसका लास्ट में स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल रेगुलेशन देखा था। और फाइनली हमने एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के साथ इस चैप्टर को क्या कर दिया है, इस चैप्टर के पहले पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने खत्म कर लिया है। अब जो हमें दूसरा पार्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिस्कस करना है, और जो दूसरा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसे कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म किया, इसके बाद हम लोग जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मेल के कंपैरिजन में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनरली जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो कुछ थोड़ा सा ज्यादा जटिल होगा किसके कंपैरिजन में, इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो बड़ा ही डिफिकल्ट पार्ट माना जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, कि कई बार हमारे नीट एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जो कि कई बार जो है उनका डिफिकल्टी लेवल बिल्कुल अलग ही होता है। लेकिन अगर मैं इसके बेसिक्स को पकड़ के चलूंगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो मैं आसानी से उन सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकता हूं, पॉकेट कर सकता हूं। तो अब हम क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टार्ट करेंगे। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाएंगी, कौन कौन से पार्ट्स मिलके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, या फिर इसी को कहते हैं मादा जनन तंत्र। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जो मादा जनन तंत्र है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो इसके अंदर भी हम लोग 4 पार्ट देखेंगे। तो अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखा था कि 4 पार्ट थे। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट जो होगा, इसे हम लोग बोलेंगे देयर इज अ पेयर्ड ओवरीज। पेयर्ड ओवरीज, ओवरीज होंगी यहां पे, और पेयर्ड होंगी मतलब इनकी संख्या 2 होंगी। मतलब ये कैसे होंगे, जोड़े में होंगे। ओवरीज हमें पता है, इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। तो जनरली मुझे ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है कि एक पेयर ओवरी होंगी, और मेल के केस में एक पेयर क्या था, टेस्टिस था। दूसरी चीज मैं ये देखूंगा कि इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है कुछ सहायक नलिकाएं भी हैं, कुछ एसेसरी डक्ट्स भी हैं। कुछ सहायक नलिकाएं भी हैं, कुछ एसेसरी डक्ट्स भी हैं। अगर मैं इन सहायक नलिकाओं की बात करूं तो कौन कौन सी सहायक नलिकाएं होंगी, कौन कौन से एसेसरी डक्ट्स होंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो अगर मैं कुछ डक्ट्स का नाम यहां पे लिख दूं कि जनरली ये सारे डक्ट्स जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सहायक नलिकाएं होंगी, तो सबसे पहला नाम मैं लिखूंगा, बड़ा ही फेमस नाम है, जिसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। बड़ा ही फेमस नाम है जिसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, या फिर इसी को ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब, या फिर हम इसी को क्या कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। ये पहला एसेसरी डक्ट का पार्ट होगा। दूसरा पार्ट जो एसेसरी डक्ट के अंदर आएगा, इसे हम लोग कहेंगे यूट्रस। इसे हम लोग क्या कहेंगे, यूट्रस, या फिर इसी को हम लोग वॉम्ब भी कहते हैं। वॉम्ब का मतलब बच्चादानी, और यूट्रस का मतलब हमें समझ में आना चाहिए मैं किसकी बात कर रहा हूं, गर्भाशय की बात कर रहा हूं। और तीसरा जो हिस्सा होगा इस एसेसरी डक्ट का, तीसरा जो हिस्सा मुझे समझ में आएगा इस एसेसरी डक्ट का,
वो होंगे वेजाइना। तीसरा पार्ट एसेसरी डक्ट का कौन बनाएगा? वेजाइना बनाएगा। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि ये एसेसरी डक्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और मुझे एक चीज और दिख गई कि पेयर्ड ओवरीज पाई जाएंगी, मतलब एक जोड़ी क्या पाई जाएंगी? ओवरीज पाई जाएंगी। तीसरी चीज, इसके अंदर कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी हो सकती हैं। एसेसरी ग्लैंड हमने मेल के केस में देखा था कि 3 एसेसरी ग्लैंड्स हमने पढ़े थे। एक सेमिनल वेसाइकिल पढ़ा था, सेमिनल वेसाइकिल के अलावा प्रोस्ट्रेट पढ़ा था, और एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पढ़ा था जिसे हम लोग कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। तो तीसरा हम लोग देख रहे हैं कि तीसरा पार्ट यहां पे भी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ग्लैंड्स हैं, जिन्हें हम लोग सहायक ग्रंथियां कहेंगे। ये जो सहायक ग्रंथियां होती हैं यहां पे कौन कौन सी होती हैं? तो जरा ध्यान से समझना कि सहायक ग्रंथियों की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो सहायक ग्रंथियां होंगी इसमें से कुछ ही हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि हमारे नीट एंट्रेंस के लिए जो है जरूरी होता है। जैसे कि पहला जो है जिसे हम लोग कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड, पहला जो है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? बार्थोलिन्स ग्लैंड कहेंगे। ये एक टाइप की वेस्टिबुलर ग्लैंड है, एक वेस्टिबुलर ग्लैंड है। दूसरी ग्लैंड हम लोग देखेंगे कि हालांकि ये थोड़ा सा डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, लेकिन ये भी किसमें सहायता करती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में हेल्प करती है। जनरली हम लोग इसी ग्लैंड में एक और ग्लैंड का नाम लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड मेमरी ग्लैंड। और भी बहुत सारी ग्लैंड हो सकती हैं, पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड हो सकती है। वेस्टिबुलर ग्लैंड्स में मैंने बार्थोलिन ग्लैंड्स की बात की है। तो जनरली ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं एसेसरी ग्लैंड्स में आएंगी, सहायक ग्रंथियां बनाएंगी किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इसके अलावा चौथा पार्ट होगा वही जो कि अभी हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पढ़ा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाह्य जनेंद्रियां, बाह्य जनेंद्रियां। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई मेरे भाई कि जनरली 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, एक पेयर ओवरी होंगी यहाँ पे, साथ ही साथ कुछ एसेसरी डक्ट्स होंगी, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होंगी और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है, हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर मैं देखूं तो मुझे ये समझ में आएगा कि ये जो ओवरी हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हैं। ओवरीज जो होती हैं फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं। और मैंने ये भी बताया था कि मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम कौन करेगा? टेस्टिस करेगा। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं? तो मैंने बताया था वो ऑर्गन्स जो गैमेट भी बनाए उस सेक्स का, साथ ही साथ उस सेक्स का हार्मोन भी बनाए। तो टेस्टिस क्या करता था? मेल गैमेट बनाता था जिसे स्पर्मेटोजोआ या फिर शुक्राणु कहते थे। दूसरा, वो एक हार्मोन भी रिलीज करता था जो कि मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने का काम करता था, जिसे टेस्टोस्टेरॉन कहते थे, जो कि एंड्रोजन था एक टाइप का। तो उसी तरीके से फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम कौन करेगा? ओवरीज करेंगी, क्योंकि ये जो ओवरीज होती हैं ये भी वो दोनों काम करती हैं जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन करता है। पहला काम तो ये क्या बनाती हैं? गैमेट बनाती हैं। पहली चीज तो ये क्या बनाती हैं? गैमेट बनाती हैं, युग्मक बनाती हैं। दूसरा काम ये क्या करती हैं? सेक्स हार्मोन रिलीज करती हैं। और ये जो सेक्स हार्मोन होता है इसे हम लोग कहते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है इसे कहते हैं एस्ट्रोजन। बहुत ध्यान से समझना, फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है दैट इज एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो जाहिर सी बात है फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे, जो द्वितीय लैंगिक लक्षण होंगे, उनको कौन रेगुलेट करेगा? उनका नियमन कौन करेगा? तो एस्ट्रोजन करेगा। हालांकि ये ओवरी और भी हार्मोन प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन मैं फीमेल सेक्स हार्मोन की बात कर रहा हूं। कुछ और हार्मोन्स का मैं यहां पे नाम लिख सकता हूं कि ओवरी जो है प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करती है। ये ओवरी प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करती है, लेकिन ये फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं है। यहां पे कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझो। मैंने ये कहा है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होंगे जो कि गैमेट बनाएंगे, और फीमेल गैमेट जो होता है, फीमेल गैमेट जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एग कहते हैं। तो फीमेल गैमेट इज ओवम या फिर एग।
दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि ये सेक्स हार्मोन रिलीज करेंगे, और फीमेल के अंदर जो सेक्स हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन। और मुझे ये भी पता होने चाहिए कि कुछ और भी हार्मोन्स ओवरी सिक्रीट कर सकता है, जैसे अभी मैंने बोला प्रोजेस्टेरॉन ओवरी सिक्रीट कर सकता है। इस प्रोजेस्टेरॉन के अलावा हम लोग देखें तो ओवरी एक हार्मोन और रिलीज करता है जिसे हम लोग रिलैक्सिन कहते हैं। साथ ही साथ एक हार्मोन हमने देखा था कि सर्टोली सेल्स मेल के अंदर रिलीज कर रहा था, इनहिबिन। तो ये ओवरी इनहिबिन भी सिक्रीट कर सकता है, लेकिन मैं इसको अभी कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, उसकी जब जरूरत पड़ेगी तब वहां पे मैं बताऊंगा। तो फिलहाल हमने ये कहा है कि फीमेल सेक्स हार्मोन इज एस्ट्रोजन, बट ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन भी सिक्रीट कर सकती है। कौन? ये ओवरी सिक्रीट कर सकती है। दूसरी चीज, ये गैमेट बनाएगी, और जो फीमेल गैमेट होता है दैट इज कॉल्ड ओवम, या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं? एग कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होगा ओवम बनने का, इसे हम लोग क्या कहेंगे? oogenesis। क्या कहेंगे हम लोग? oogenesis कहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग ओवरी को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो ओवरी को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जनरली ये ओवरी का जो सबसे पहला पॉइंट अपन का होगा, ये जो ओवरी होती हैं, ओवरीज लिखूंगा मैं, क्योंकि जनरली ये कैसी होती हैं? पेयर्ड होती हैं, जोड़े में होती हैं, जिन्हें मैं क्या कह रहा हूं? अंडाशय कह रहा हूं। तो ये चीज मुझे समझ में आ रही है, पहली चीज। तो ओवरी के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट मुझे दिखाई देगा, सबसे पहला पॉइंट मुझे जो ओवरी के अंदर दिखाई देगा, वो ये समझ में आएगा कि ये ओवरी कैसी हैं? पेयर्ड हैं। दूसरी चीज, ये ओवरी की लोकेशन कहां पे है, ये स्थित कहां पे हैं, इनकी पोजीशन कहां पे है। तो इनकी पोजीशन अगर हम लोग देखें तो ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती हैं। ये ओवरीज लोकेटेड कहां हैं? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड हैं। लोअर एब्डोमिनल कैविटी का मतलब जो उदरीय गुहा है, जो उदरीय गुहा है, इसके निचले हिस्से पे ये ओवरी क्या होती हैं? लोकेटेड होती हैं। लेकिन हमने ये देखा था कि अगर ये ओवरी एब्डोमेन में बन रही है तो ये एब्डोमेन में ही रहती हैं, ये ओवरीज डिसेंड नहीं करती हैं। लेकिन मेल के केस में देखा था कि टेस्टिस तो लोअर एब्डोमेन में बन रहे थे, लेकिन वो डिसेंड करके एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो जाते थे, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ जाते थे। लेकिन ये ओवरी बाहर नहीं आएंगी, ये डिसेंड नहीं करेंगी, ये लोअर एब्डोमिनल कैविटी में ही बनेंगी और उदरीय गुहा के बिल्कुल जो है निचले हिस्से पे बनेंगी। और मैं कहता हूं ये कौन सा रीजन है? ये रीजन है पेल्विक रीजन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कौन से रीजन में है? पेल्विक रीजन, जिसे हम लोग कहते हैं श्रोणी क्षेत्र। श्रोणी क्षेत्र में ये बनेंगी, श्रोणी क्षेत्र में ये ओवरीज क्या होंगी? लोकेटेड होंगी। अगला पॉइंट अगर मैं देखूं तो अगला पॉइंट मुझे ओवरी का ये समझ में आएगा, इसकी जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, ये मुझे ध्यान से समझना है भाई। लंबाई मुझे ये पता है कि वेरी कर सकती है, वेरी कर सकती है ओवरी की फीमेल टू फीमेल। लेकिन एवरेज साइज की अगर मैं बात करूं तो एनसीईआरटी के अंदर इसे शायद 2 से 3 सेंटीमीटर लिखा हुआ है इन द लेंथ की। ये ओवरीज की जो लेंथ होती है ये लगभग कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। हालांकि ये डेटा वेरी कर सकता है, तो ये अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा मिल सकता है, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि जो ओवरी की एवरेज लेंथ होती है वो कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट मुझे ओवरी में ये दिखाई देगा कि जनरली ये जो ओवरी है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मैंने पहले ही बताया है कि ये ओवरी क्या करेगी? प्राथमिक लैंगिक अंग का काम करती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम करती है। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम 2 होता है, एक तो गैमेट बनाना, गैमेटोजेनेसिस करना, और फीमेल गैमेट होता है ओवम, या फिर फीमेल गैमेट किसे कहते हैं? एग को कहते हैं। दूसरा ये क्या बनाएगा? कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनाएगा, और ये जितने भी हार्मोन्स बनाता है, बहुत ध्यान से समझना, ये जितने भी हार्मोन्स बनाता है ये सारे के सारे हार्मोन्स स्टेरॉइड्स होते हैं। ये जितने भी हार्मोन्स बनाएगा ये सारे के सारे हार्मोन स्टेरॉइड होंगे। स्टेरॉइड का मतलब ये कोलेस्टेरॉल डेरिवेटिव होंगे ये सारे के सारे हार्मोन्स। और फीमेल सेक्स हार्मोन में मैंने नाम लिया है एस्ट्रोजन का, लेकिन मैंने ये कहा है कि ये एस्ट्रोजन का काम फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना होगा। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं फीमेल्स के अंदर, उन्हें डेवलप करने का कार्य कौन करेगा? एस्ट्रोजन। मतलब जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं, इनको डेवलप करने का कार्य कौन करेगा?
ये हार्मोन करेगा, दैट इज एस्ट्रोजन। तो मैं एस्ट्रोजन को फीमेल सेक्स हार्मोन कहूंगा। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि ये जनरली ओवरीज कुछ और हार्मोन भी बना सकती हैं। एग्जांपल में मैंने प्रोजेस्टेरॉन का नाम लिया जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन है। इसका क्या रोल है प्रेगनेंसी में, ये हम लोग आगे समझेंगे। दूसरा मुझे ये समझ में आएगा कि ये कुछ और हार्मोन बनाती है जिसे रिलैक्सिन कहते हैं। ये रिलैक्सिन नाम से ही पता चल रहा है रिलैक्स करेगा यूट्राइन मसल्स को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन की जरूरत होती है। हालांकि ये इनहिबिन भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से समझना कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये बात समझ में आ गई, लेंथ एवरेज मुझे समझ में आ गई और इसकी लोकेशन मुझे समझ में आ गई है। अब मैं एक और पॉइंट इस ओवरी के केस में बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना कि ये जो ओवरी होती है, दीज आर सराउंडेड बाई, ये जो ओवरी होती हैं ये बाहर से कुछ थिन एपिथीलियम सेल से, थिन एपिथीलियम सेल जिन्हें हम लोग जर्मिनल एपिथीलियम भी कह सकते हैं, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स, जर्मिनल एपिथीलियम सेल्स। तो मैंने ये कहा है कि ये जो ओवरी है ये बाहर से कुछ जर्मिनल एपिथीलियम सेल से क्या होगी, सराउंडेड होगी। और ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है एक्चुअली में ये हैं क्या, क्यूबॉइडल एपिथीलियम सेल हैं। एक्चुअली में ये हैं क्या, क्यूबॉइडल एपिथीलियम हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, घनाकार उपकला। तो कुछ घनाकार उपकलाएं होंगी जो कि इस ओवरी को चारों तरफ से सराउंड करेंगी। मतलब इस ओवरी को एक थिन एपिथीलियम टिश्यू की लेयर सराउंड करेगी। और ये जो थिन एपिथीलियम है दैट इज जर्मिनल एपिथीलियम। ये जर्मिनल एपिथीलियम जो है कैसी एपिथीलियम है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम है। एक टाइप की कैसी एपिथीलियम है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम है। तो अगर मैं देखूं, अगर ये ओवरी है, ओवरी आलमंड शेप की होती है, तो ये जो ओवरी होगी इसके चारों तरफ एक थिन एपिथीलियम की क्या होगी, लेयर होगी। एक थिन एपिथीलियम टिश्यू की क्या होगी, लेयर होगी। और ये जो थिन एपिथीलियम टिश्यू की लेयर होगी एक्चुअली में ये कैसे एपिथीलियम है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम सेल्स हैं। और ये जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम सेल्स हैं जनरली अगर मैं देखूं तो ये सरफेस पे प्रेजेंट हैं, ये सरफेस पे प्रेजेंट है, ध्यान से समझना। लेकिन मेल के केस में हमने देखा था कि यही एपिथीलियम, यही जर्मिनल एपिथीलियम कहां पाए जाते थे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पाए जाते थे। वो मतलब टेस्टिस के अंदर पाए जाते थे। लेकिन ये जो क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है, ये ओवरी के सरफेस पे पाए जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से इस पॉइंट को डिफरेंशिएट कर सकते हो। मैंने याद करो टेस्टिस बताया था, इसके अंदर कुछ हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थे जिन्हें शुक्र जनन नलिकाएं कहा था। इसके अंदर क्या थी, लाइनिंग थी किसकी, स्पर्मेटोगोनिया की। तो वो स्पर्मेटोगोनिया भी जर्मिनल एपिथीलियम है, लेकिन वो एक्स्ट्रा गोनाडल ओरिजिन का होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे कहीं और से आया है। ये टेस्टिस का ट्रू एपिथीलियम नहीं है, लेकिन ये ओवरी का ट्रू एपिथीलियम होगा और ये ओवरी के सरफेस पे पाया जाएगा। ये बात हमें क्लियर हो गई। और ये कैसे एपिथीलियम है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम है। अब अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि इस ओवरी को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। तो ओवरी जो है एक आलमंड शेप का स्ट्रक्चर है। ओवरी जो है एक आलमंड शेप का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये एक ओवरी जो है ये आलमंड शेप का स्ट्रक्चर है। ये जो ओवरी है इसके अंदर का जो भी मटेरियल है इसे कहते हैं स्ट्रोमा। ओवरी के अंदर का जो भी मटेरियल है इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रोमा कहेंगे। इस स्ट्रोमा के अलावा अगर हम लोग देखें तो ये ओवरी को हम लोग दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इस ओवरी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इस स्ट्रोमा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट जो होगा बाहर वाला पार्ट जो परिधि में होगा, जो पेरिफेरल पार्ट होगा, इसे कहेंगे ओवेरियन कॉर्टेक्स। इसे कहेंगे ओवेरियन कॉर्टेक्स, जो कि पेरिफेरल पार्ट है ओवरी का। तो ओवरी का जो पेरिफेरल हिस्सा है जो परिध में है इसे हम लोग ओवेरियन कॉर्टेक्स कहेंगे, या फिर इसी को क्या कहते हैं, वल्कुट क्षेत्र या फिर कॉर्टेक्स क्षेत्र, कॉर्टिकल रीजन कहते हैं। दूसरा ये है कि इसके अंदर का जो हिस्सा है, स्ट्रोमा को दो पार्ट में बांट दिया, बाहर वाला कंपार्टमेंट ओवेरियन कॉर्टेक्स हो गया, ये अंदर जो मुझे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है इसे कहेंगे ओवेरियन मेडुला। ओवेरियन मेडुला या फिर ओवेरियन मध्यांश,
इसे क्या कहेंगे, मध्यांश भाग है ओवरी का, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ओवेरियन मेडुला कह रहे हैं। तो ओवरी को हमने एनाटॉमिकली जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक पेरिफेरल पार्ट दैट इज कॉर्टेक्स और एक सेंट्रल पार्ट दैट इज कॉल्ड ओवेरियन मेडुला या फिर मध्यांश। अब जरा ध्यान से समझो कि ये जो ओवेरियन मेडुला है इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। इस ओवेरियन मेडुला के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगी, ब्लड वेसल की सप्लाई होगी, ब्लड सप्लाई होगी, बहुत सारी कैपिलरीज इसको क्या करेंगी, सप्लाई करेंगी। साथ ही साथ इसके अंदर क्या हो सकते हैं, लिम्फेटिक्स हो सकते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर क्या हो सकते हैं, लिम्फेटिक्स हो सकते हैं, लिम्फ की सप्लाई हो सकती है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे मैं बोलूंगा, यहां पे नर्व सप्लाई भी होती है। यहां पे कौन सी सप्लाई होती है भाई, नर्व सप्लाई भी होती है। तो मुझे ये चीज समझ में आएगा कि इस ओवेरियन मेडुला के अंदर बहुत सारी क्या हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि इस ओवेरियन मेडुला के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। तो इस ओवेरियन मेडुला के अंदर बहुत सारी ब्लड सप्लाई होगी, बहुत सारी कैपिलरी इसको क्या करेंगी, बहुत सारी कैपिलरी इसको ब्लड सप्लाई करेंगी, मतलब ये वेस्कुलर होगी। ये जो ओवेरियन मेडुला है ये कैसा है, वेस्कुलर है, यहां पे ब्लड सप्लाई अच्छी खासी होएगी। दूसरी चीज ये है कि ये ब्लड सप्लाई के साथ साथ यहां पे लिम्फेटिक सप्लाई भी है। तो यहां पे बहुत सारे लिम्फेटिक्स हैं, यहां पे बहुत सारे लिम्फेटिक्स हैं, लसिकाएं हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहां पे बहुत सारे न्यूरॉन्स की भी सप्लाई है, मतलब यहां पे नर्व सप्लाई भी है। तो ये तीनों चीजें हमें मेडुला के अंदर दिखाई देंगी। तो मेडुला के अंदर ब्लड सप्लाई है, कैपिलरीज सप्लाई कर रही हैं, लिम्फेटिक सप्लाई भी है और साथ ही साथ यहां पे न्यूरॉन्स भी हैं, नर्व सप्लाई भी देखने के लिए मिल रही है। कहां पे, ओवेरियन मेडुला के अंदर। अब इस ओवेरियन मेडुला के बाद अगर हम लोग कॉर्टेक्स की बात करें तो मुझे एक चीज बहुत अच्छे से पहले ही मैंने बता दी थी कि जनरली इनके सरफेस पे अगर हम लोग देखेंगे तो इनके सरफेस पे ही पाए जाएंगे कौन से एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। और ये जर्मिनल एपिथेलियम सरफेस पे पाए जाएंगे ओवरी के, जिन्हें हम लोग ऊगोनिया कह सकते हैं। जैसे हमने जर्मिनल एपिथेलियम को मेल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया कहा था, तो मेल के अंदर जैसे हमने स्पर्मेटोगोनिया कहा था जर्मिनल एपिथेलियम को, उसी तरीके से फीमेल के अंदर इसे क्या कह सकते हैं, ऊगोनिया कह सकते हैं। और ये ऊगोनिया जितने भी बनने होते हैं फीमेल के अंदर, ये फीटल लाइफ में ही बन जाते हैं। बर्थ से पहले, जन्म से पहले ही जितने भी ऊगोनिया बनने हैं फीमेल के अंदर बन जाएंगे। और ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, मैंने बताया था ये कैसे एपिथेलियम है, घनाकार उपकलाएं हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। क्या है, घनाकार उपकलाएं हैं, जिन्हें हमने क्या कहा है, जिन्हें हमने कहा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल। और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये डेवलपमेंट में जाते हैं और डेवलपमेंट में जाने के बाद यही क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेट बनाते हैं। और ये फीमेल गैमेट हम जिसे क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। तो मैंने ये कहा है ये कहां जाएगा भाई, डेवलपमेंट में जाएगा। और डेवलपमेंट में जाने के बाद ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमेट बनाएगा, जिसे ओवम या फिर एग कहेंगे। फीमेल गैमेट बनाएगा जिसे हम लोग ओवम कहेंगे या फिर एग कहेंगे। तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि वहां पे स्पर्मेटोगोनिया डेवलप करके क्या बनाता था, स्पर्मेटोजोआ बनाता था, शुक्राणु बनाता था। लेकिन यहां पे ये जर्मिनल एपिथेलियम, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम डेवलप करके क्या बनाएंगी, फीमेल गैमेट, जिसे हम लोग ओवम या फिर एग कहेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब मैं देखूंगा कि ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, ये जर्मिनल एपिथेलियम मूव करके अंदर आती हैं कॉर्टेक्स वाले रीजन में, और कॉर्टेक्स में इन फॉलिकल्स का क्या चलता है, डेवलपमेंट चलता है। इसको मैं डिटेल में आगे बताऊंगा जब मैं oogenesis पढ़ाऊंगा। तो फिलहाल ये समझोगे कि इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में हमें क्या दिखाई देगा कि कुछ फॉलिकल्स हैं, कुछ पुट्टिकाएं हैं जो कि क्या कर रही हैं, डेवलप कर रही हैं। तो फॉलिकल की डेवलपमेंटल स्टेज मुझे दिखाई देगी कहां पे,
इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में। तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में मुझे कुछ ऐसा दिखेगा कि ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है ये सरफेस से मूव करके कॉर्टेक्स में आएंगी और कॉर्टेक्स में आने के बाद ये डेवलप करेंगी और अलग अलग डेवलपमेंटल स्टेज मुझे दिखाई देंगे किसके, इस फॉलिकल के कौन से रीजन में, तो कॉर्टेक्स वाले रीजन में। तो ये बात हमें समझ में आ गई। और ये पूरा पार्ट क्या है, इस पूरे पार्ट को अगर हम देखें तो ये पूरा पार्ट क्या बनाएगा, स्ट्रोमा बनाएगा। ये पूरा पार्ट ये क्या है, स्ट्रोमा है। और इस स्ट्रोमा को हमने जो है कई सारे पार्ट में क्या कर दिया है, दो पार्ट में मेनली एनाटॉमिकली डिवाइड किया है। एक जो स्ट्रोमा का पार्ट जो कि मेडुला मध्यांश बनाएगा और एक जो पेरिफेरल जो परिधि वाला पार्ट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, वल्कुट कहेंगे या फिर हम लोग इसे ओवेरियन कॉर्टेक्स कहेंगे। ओवेरियन कॉर्टेक्स में फॉलिकुलर डेवलपमेंट दिखाई देगा और मुझे मेडुला के अंदर क्या दिखाई देगा, ब्लड सप्लाई, कैपिलरीज सप्लाई करेंगी, लिम्फेटिक और नर्व सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने ओवरी की बात करी है, तो ओवरी का मुझे एक व्यू समझ में आ रहा है, एक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि इस ओवरी में होना क्या है और इसका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी, ओवरी को अगर सर्जरी की मदद से रिमूव किया जाएगा तो इस फिनोमिना को कहते हैं ऊफेरेक्टोमी। इस फिनोमिना को, इस सर्जरी को क्या कहते हैं, ऊफेरेक्टोमी। याद करो 2015 या 16 में एक क्वेश्चन आया था कि जनरली यूट्रस को रिमूव करें तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस सर्जिकल रिमूवल को कहते हैं हिस्टेरेक्टोमी। उसी तरीके से अगर मैं टेस्टिस को रिमूव करूं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑर्कियोडेक्टोमी। लेकिन अगर ओवरी का सर्जिकल रिमूवल किया जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे, ऊफेरेक्टोमी कहेंगे। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। द रिमूवल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड ऊफेरेक्टोमी। और मुझे ये चीज और भी मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग देखेंगे, कुछ और सर्जिकल मेथड्स मुझे देखने के लिए मिलेंगे जिसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जिसे महिला नसबंदी कहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मुझे इतना पार्ट समझ में आ गया। इस चीज को फिर से एक बार री एम्फेसाइज करते हैं। तो एक बार फिर से अगर री एम्फेसाइज करोगे तो मुझे समझ में आ गया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट कौन बनाएंगे, ओवरीज बनाएंगी, साथ ही साथ एसेसरी डक्ट, सहायक नलिकाएं होंगी, एसेसरी ग्लैंड्स होंगी और सबसे लास्ट में एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, बाह्य जनेंद्रियां होंगी। पेयर्ड ओवरीज में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है ओवरी कहलाएगा क्योंकि ये दो काम करेगा, गैमेट बनाएगा और सेक्स हार्मोन्स रिलीज करेगा। एसेसरी डक्ट्स में फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस आएगा, वेजाइना आएगा। एसेसरी ग्लैंड्स में बार्थोलिन और मेमरी ग्लैंड्स और वेस्टिबुलर ग्लैंड्स आएंगी। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, बाह्य जनेंद्रिया में हम लोग अलग से देखेंगे कि कौन कौन सा हिस्सा वहां पे है। अगले चीज में हमने देखा कि ये ओवरीज जो है इनकी लोकेशन लोअर एब्डोमिनल कैविटी में है, जो उदरी गुहा है उसके निचले हिस्से पे ये लोकेटेड है, पेल्विक रीजन में, श्रोणि क्षेत्र में। लेंथ और लंबाई की बात करें, एवरेज लेंथ 2 से 3 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि गैमेट बनाएगा और सेक्स हार्मोन। और ध्यान रखना ये सेक्स हार्मोन कैसे हैं, स्टेरॉइड हैं, कोलेस्टेरॉल के डेरिवेटिव हैं, लिपिड सॉल्यूबल होंगे। मेन जो सेक्स हार्मोन होगा वो क्या होगा, एस्ट्रोजन। हालांकि कुछ और हार्मोन ओवरी बना सकता है, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। और मैंने ये कहा कि ये ओवरी जो है एक थिन एपिथीलियम, एक पतली एपिथीलियम से क्या होगा, सराउंडेड होगा। और ये जो थिन एपिथीलियम है दैट इज कॉल्ड जर्मिनल एपिथीलियम या क्यूबॉइडल एपिथीलियम। और आगे हम लोग देखें तो इस ओवरी को हमने जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो जो पेरिफेरल पार्ट है दैट इज कॉर्टेक्स और एक सेंटर वाला पार्ट जो कि मेडुला। मेडुला में ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक्स, नर्व सप्लाई होगी। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में फॉलिकुलर डेवलपमेंट मुझे दिखाई देगा। अंदर का पूरा पार्ट हमने स्ट्रोमा कहा है। इसके सरफेस पे क्यूबॉइडल एपिथीलियम, जर्मिनल एपिथीलियम दिखाई दे रही हैं जो कि डेवलप करके ओवम या एग का फॉर्मेशन करेंगी। और मैंने सबसे लास्ट में बताया द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड ऊफेरेक्टोमी। इसे क्या कहेंगे, ऊफेरेक्टोमी। कल हम लोग जो है कुछ एसेसरी डक्ट्स की बात करेंगे। तो आज हम यहीं पे जो है इस पार्ट को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। और हम लोग कल जो है ओवरी के बाद जैसे ही हम एंटर करेंगे एसेसरी डक्ट्स में, और एसेसरी डक्ट्स में हम लोग फैलोपियन ट्यूब को डिस्कस करेंगे, यूट्रस को डिस्कस करेंगे और सबसे लास्ट में वेजाइना और सर्विक्स को डिस्कस करेंगे।
फिर उसके बाद जो है जैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये पार्ट खत्म होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे कल मेरे भाई। गुड नाइट।